आज हम लोग रेट लॉ एक्सप्रेशन पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। आज हमारा टॉपिक, जैसा कि आपको बताया था कि अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग रेट लॉ एक्सप्रेशन पे न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। आई होप कि आपने रेट लॉ एक्सप्रेशन ठीक से समझ लिया होगा। तो चलिए आज उस पर बेस्ड हम लोग एक दो न्यूमेरिकल्स देखते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है उसको भी हम लोग सुनेंगे आज के क्लास में। तो सबसे पहले, और बहुत ईजी न्यूमेरिकल्स है, बहुत छोटे छोटे रीजन न्यूमेरिकल्स हैं, उसको हम लोग देखते हैं कि रेट लॉ एक्सप्रेशन का एक बार जल्दी से आपको ब्रीफ याद दिला देते हैं कि आपको याद होगा कि अगर कोई एक्सपेरिमेंट, अगर कोई रिजल्ट, मान लीजिए रिएक्शन इस तरीके से है कि ये रिएक्शन है हमारा H2A B और ये हमारा प्रोडक्ट। तो एक्सपेरिमेंट में हम लोग जब करते हैं एक्सपेरिमेंट, तब हमें पता चलता है कि रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो पावर्स आने वाले हैं कंसंट्रेशन के वो क्या आएंगे। ऐसा नहीं है कि जो यहाँ पर लिखा है सिर्फ वही आ सकता। आपको बताया पिछले वीडियो लेक्चर में कि स्टोइकियोमेट्री जो कोफिशिएंट्स है वो आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं। गोल्डबर्ग और वेक्टर रूल मैंने आपको पहले बताया था। तो सपोज क्वेश्चन में ये गिवन है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू A is 2. Order of reaction with respect to B is -1. ये दोनों ही क्वेश्चन में गिवन है और आपको कहा गया कि फाइंड रेट लॉ एक्सप्रेशन एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये आपको कहा गया। तो आप तो बहुत आसानी से बना लोगे इसको। कैसे? रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखने के लिए जो जो चीज़ें जरूरी हैं वो सारी चीज़ें यहाँ क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि R इज इक्वल टू K लिखेंगे A के पावर में 2 और B के पावर में क्या लिखेंगे -1। क्यों लिखा है ऐसा? बिकॉज आप देख रहे हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू A 2 दिया हुआ है, जो कि हमने आपको पिछले क्लास में बताया कि वो x का काम करेगा, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू B इज ऑल्सो गिवन, इट इज -1। तो हमने यहाँ -1 प्लेस कर दिया। तो ये हमारा हो गया रेट लॉ एक्सप्रेशन। अब अगर ऑर्डर की बात करेंगे तो ऑर्डर क्या होगा? 2 + -1 इट मीन्स 1, और ये कैसा ऑर्डर हो जाएगा? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ऑर्डर के लिए आपको पता है ना कि कंसंट्रेशन के पावर को ऐड कर दिया जाता है, जैसा कि आपको पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने बताया। तो ये बहुत आसानी से इन दोनों वैल्यूज के थ्रू हमने ये बता दिया कि रेट लॉ एक्सप्रेशन कैसा होगा, और साथ साथ हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी निकाल लिया। अब आपको यहाँ पे और एक दो क्वेश्चन बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि सपोज आपको ऐसा कहा गया, फर्स्ट नंबर फाइंड चेंज इन रेट, चेंज इन रेट। अब आपको चेंज इन रेट हर एक बार निकालना है। फर्स्ट नंबर पर हम लिख रहे हैं व्हेन concentration of A is double alone। अगर A के कंसंट्रेशन को डबल कर दिया जाए इस रिएक्शन के अंदर, तो रेट ऑफ रिएक्शन में क्या चेंज आएगा। जैसा कि आपको पिछले वीडियो लेक्चर में बताया कि कंसंट्रेशन जब चेंज किया जाता है रिएक्टेंट्स का, तो इससे रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज भी कर सकता है, कभी कभी डिक्रीज भी कर सकता है। ये डिपेंड करता है रेट लॉ एक्सप्रेशन पर। तो अभी आपको बना के दिखाएंगे। पॉइंट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ B इज 1/3 कर देते हैं, 1/3, या चलिए इजीली लीजिए डबल अलोन। ठीक है, एक बार हमने A के रेट को डबल किया, सेकेंड टाइम हमने सिर्फ कहा है क्वेश्चन में कि सिर्फ B के रेट को डबल करेंगे। थर्ड क्वेश्चन ले लेते हैं, व्हेन concentration of A and B both double। मतलब इस बार हम तीसरे क्वेश्चन में दोनों के रेट को डबल करेंगे। 4 नंबर ले लेते हैं, when volume of the vessel becomes 3 times ये चारों क्वेश्चन बारी बारी से हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप समझिएगा ध्यान से। सबसे पहले क्वेश्चन में ये कह रहा है, मैंने आपको रेट लॉ एक्सप्रेशन और ऑर्डर निकाल के दिखा दिया, और आप ये बात समझ लीजिए
कि विदाउट रेट लॉ एक्सप्रेशन ये क्वेश्चंस नहीं बन पाएंगे, इनको बनाने के लिए पहले रेट लॉ एक्सप्रेशन बनाना ही पड़ेगा। तो अगर कभी सिर्फ ये पूछ ले तो भी आपको रेट लॉ एक्सप्रेशन पहले बनाना चाहिए। ओके, अब आप देखिए पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि मैं कंसंट्रेशन ऑफ ए इज डबल्ड अलोन। तो मान लीजिए कि आपको ये कहा गया कि ए के कंसंट्रेशन को सिर्फ डबल कर दिया गया, तो डेफिनेटली रेट में कोई ना कोई चेंज आएगा। तो नए रेट को हम क्या कह देते हैं, आर डैश। नए वाले रेट को हम क्या कह देते हैं, आर डैश। आर डैश और आर में क्या डिफरेंस है, यही तो हमें पता करना है। हमें पता करना है कि रेट में क्या चेंज आया। इसके लिए हम ए के कंसंट्रेशन को डबल कर देते हैं। वहां पे क्या हो जाएगा, के रहेगा यहाँ पर, ए की जगह पर हम क्या करेंगे 2a होल स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है -1 है ना। अब आप देखो कि आर डैश इज इक्वल टू ये 2 का स्क्वायर होगा तो 4 हो जाएगा, 4 हमने बाहर लिख दिया, के कंसंट्रेशन ऑफ ए पे स्क्वायर और बी पे क्या है -1। इस वाले को अगर आप ध्यान से देखोगे ये तो पुराना वाला आ रहा है हमारा, है ना। तो देन आर डैश इज इक्वल टू 4 इंटू आर। क्या समझ में आया आपको कि जो न्यू रेट होगा वो ओल्ड वाले रेट का 4 टाइम्स ज्यादा होगा, बिकॉज न्यू रेट इज इक्वल टू 4 इंटू ओल्ड रेट। इट मीन्स न्यू रेट बिकम्स 4 टाइम्स ऑफ द ओल्ड रेट, 4 गुना ज्यादा तेज हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन अगर इस रिएक्शन के अंदर हम ए की कंसंट्रेशन को डबल कर देते हैं। समझ रहे हैं आप बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, इसी तरीके से अगर हम सेकंड क्वेश्चन के अंदर आर डैश निकालना चाहें तो हम इस बार क्या करने वाले हैं, ए के कंसंट्रेशन को हमने क्या किया, एज इट इज रहने दिया। सिर्फ किसके कंसंट्रेशन को डबल करेंगे इस बार, बी की कंसंट्रेशन को डबल करेंगे। देखिए बी यहाँ पर है, बी की जगह हमने क्या प्लेस कर दिया, 2b प्लेस कर दिया। अब आप देखिए कि यहाँ 2 है और यहाँ -1 है, तो 2 टू द पावर -1 1/2 हो जाएगा। इट बिकम्स k/2 कंसंट्रेशन ऑफ ए स्क्वायर कंसंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर -1। देन आप समझ रहे होंगे आर डैश इज इक्वल टू ये पूरा हो जाएगा हमारा क्या, r/2। इट मीन्स न्यू रेट बिकम्स हाफ ऑफ द ओल्ड रेट। पुराने वाले रेट का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। समझ पा रहे हैं बात को। इसी तरीके से अगर आप निकालना चाहें थर्ड क्वेश्चन आप खुद से बनाएं कि कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी बोथ डबल, जब दोनों डबल होगा तो हम यहाँ पर भी 2a प्लेस करेंगे, यहाँ पर भी 2b प्लेस करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 आएगा और यहाँ 2 टू द पावर -1 1/2 हो जाएगा और 4 को 2 कैंसिल कर देगा, तो रेट जो है वो डबल हो जाएगा। बना पाएंगे आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, जल्दी से आपका स्क्रीनशॉट लीजिए। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं इसका, इसी का जो थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन बहुत ही इजी है। आप देखिए थर्ड तो हमने कर लिया, दोनों की वैल्यू आप बिठा लेना। फोर्थ पे आ जाते हैं, वॉल्यूम ऑफ द वेसल बिकम्स 3 टाइम्स। अब आप सोचो कि जब हम जिस रिएक्शन वेसल के अंदर रिएक्शन कर रहे थे उसका वॉल्यूम हमने 3 टाइम्स इंक्रीज कर दिया। तो आप ये बात सोच करके देखिए कि हमारे पास जो रेट लॉ एक्सप्रेशन है उसमें अगर हमें रेट में चेंज निकालना है तो हमें ए और बी इन दोनों की कंसंट्रेशन मालूम होनी चाहिए, ना कि रिएक्शन वेसल का वॉल्यूम। और जैसा कि आप थोड़ा सा सोच लेंगे तो आपको तुरंत आइडिया मिल जाएगा कि जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। मतलब ये है कि अगर वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो इससे कंसंट्रेशन क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। समझ पा रहे हैं आप बात को। अगर वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा। सेम सॉल्यूशन अगर आप 3 लीटर कंटेनर के अंदर लेके जाते हो तो वहां पर क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन पर लीटर के अंदर सपोज 2 मोल। अब आपने उसको क्या किया, पर लीटर से 3 लीटर कर दिया सॉल्यूशन। तो अगर आपने सॉल्यूशन को 3 लीटर कर दिया तो आप इस बात को समझिए कि अगर सॉल्यूशन 3 लीटर का हो गया तो जो कंसंट्रेशन लेवल है पर लीटर वो तो अब कम हो जाएगा ना, वो तो अब कम हो जाएगा, है ना। अगर हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पे हमने वॉल्यूम क्या कर दिया है, वॉल्यूम 3 टाइम्स ज्यादा कर दिया। तो वॉल्यूम अगर आप 3 टाइम्स ज्यादा कर दोगे तो जहां पहले पर लीटर मतलब 1 लीटर के अंदर सपोज 2 मोल था, तो अब यहाँ 1 लीटर के अंदर 2 मोल तो नहीं रह जाएगा, बिकॉज अब पूरा सॉल्यूशन 3 लीटर का है। तो 3 लीटर सॉल्यूशन का मतलब कि कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट बिकम्स लेस।
पहले से लेस हो जाएगा। कितना लेस होगा? तो जिस रेशियो में या जिस हिसाब से आप वॉल्यूम को बढ़ाएंगे उसी अकॉर्डिंग कंसंट्रेशन भी डिक्रीज करेगा। अगर आप वॉल्यूम को कम करोगे तो कंसंट्रेशन इंक्रीज कर जाएगा। समझ पा रहे हैं आप बात को? तो यही चीज है यहाँ पे कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। तो अगर हम यहाँ वॉल्यूम को 3 टाइम्स इंक्रीज कर रहे हैं तो जो A और B का कंसंट्रेशन है वो 1/3 हो जाएगा पहले से। इट मीन्स concentration of A becomes concentration of A by 3 and concentration of B becomes concentration of B by 3। अब आप रेट लॉ एक्सप्रेशन में इन वैल्यूज को डालिए और न्यू रेट फाइंड कीजिए। तो निकालेंगे अगर यहां से हम R1 तो क्या हो जाएगा? न्यू रेट K A by 3 to the power 2 B by 3 to the power -1। अब आप इसको सॉल्व कर लें। यहां पर क्या होने वाला है देखिए आप, K कंसंट्रेशन ऑफ A स्क्वायर बाय 9। यहां पर आप देखेंगे कि ये 3 नीचे में है और इसके पावर -1 है, तो हम इसको कहां लिख सकते हैं? ऊपर में लिख सकते हैं, इनटू 3 कंसंट्रेशन ऑफ B टू द पावर -1। इसने इस 9 को कैंसिल कर दिया, 3 हो गया। R1 इज इक्वल टू व्हाट? K A स्क्वायर by 3 B to the power -1, then R1 is equal to R by 3। R1 is equal to what? R by 3। It means new rate becomes 1/3 of the old rate। I hope कि आपको ये क्वेश्चन बहुत इजी वे में समझ में आ गया होगा। है भी बहुत इजी क्वेश्चन। आप इसको सॉल्व कीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आपको अगला क्वेश्चन बता देते हैं। ओके, चलिए अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। होप आपने वो क्वेश्चन समझ लिया होगा। एक और न्यूमेरिकल लेते हैं यहाँ पे, ये भी बड़ा इजी है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या ले लेते हैं कि सपोज ये गिवन है व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ए, एक रिएक्शन के अंदर में ए और बी दो रिएक्टेंट्स हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ए डबल, रेट ऑफ रिएक्शन आल्सो बिकम्स डबल। इट मीन टू से व्हाट कि अगर ए का कंसंट्रेशन डबल किया जा रहा है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो जा रहा है, ऐसा देखा गया। व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ बी डबल, रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स 4 times। then find rate, law, expression and order of रिएक्शन। तो आपको तो ये पता है ना कि विदाउट रेट लॉ एक्सप्रेशन ऑर्डर निकलेगा नहीं। इट मींस वी हैव टू फाइंड रेट लॉ एक्सप्रेशन फर्स्ट। अब रेट लॉ एक्सप्रेशन कैसा है, आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट भी बना सकते हैं। जैसे कि रेट इंक्रीज कर रहा है, डबल हो रहा है जब ए का कंसंट्रेशन डबल हो रहा है। इट मींस ए का कंसंट्रेशन डबल तो रेट भी डबल। इट मींस क्या कह सकते हैं आप कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए, बिकॉज ए का कंसंट्रेशन डबल तो रेट भी डबल। मतलब जिस स्पीड से ए का कंसंट्रेशन हमने बढ़ाया, हमने ए के कंसंट्रेशन में जैसा चेंज किया वैसा ही चेंज बिल्कुल किसमें आया? रेट में आया। इट मींस रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए। सेकंड वन इज ए के कंसंट्रेशन बी को अगर डबल कर रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स 4 टाइम्स। तो अभी भी आप समझ रहे थे पिछले क्वेश्चन को कि 4 तो तभी आएगा जब ऊपर स्क्वायर रहेगा, तभी बी के जगह जब 2 भी रखें और वहां 4 आ जाए आंसर में, इसके लिए उसको होल स्क्वायर होना जरूरी है। तो क्या हो जाएगा? रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ बी स्क्वायर। तो आप ऐसे डायरेक्ट भी बना सकते हैं, लेकिन सपोज क्वेश्चन में थोड़ा और भी चीज दे देगा। मान लीजिए इसके अलावा सी भी दे दिया और ऐसा कह रहा है कि ए के कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर रहे हैं तो बी का रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम्स डिक्रीज कर जा रहा है। ए के कंसंट्रेशन को बी के कंसंट्रेशन को ट्रिपल कर रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन 1/3 हो जा रहा है या 3 टाइम्स इंक्रीज कर जा रहा है। तो क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट भी कर सकता है। तो ऐसे केस के लिए आपको एक ना सीधा रास्ता बता देते हैं कि उससे आप बनाएंगे तो हर बार आपका क्वेश्चन बनना ही बनना है, बस थोड़ा इक्वेशन आपको सॉल्व करना पड़ सकता है। ओके, तो चलिए देखते हैं। ये मेथड तो सिंपल है, डायरेक्ट है। इसको थोड़ा डिटेल में बनाते हैं हम लोग ऐसे कि सपोज हमें तो पता है नहीं कि रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या है, तो लेट रेट लॉ एक्सप्रेशन is R is equal to K
a टू द पावर x एंड b टू द पावर y। इसको मैं क्या बना लिया, इक्वेशन 1। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि A के कंसंट्रेशन को डबल किया तो रेट ऑफ रिएक्शन में क्या हो गया, डबल हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम फर्स्ट वाले को ले लें, फर्स्ट वाला क्या कहता है लाइन, फर्स्ट वाला लाइन कहता है कि A का कंसंट्रेशन डबल देन R इज आल्सो डबल। ये कह रहा है रेट ऑफ रिएक्शन ROR लिख लीजिए। चलिए इस इक्वेशन 1 में आप प्लेस करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन 2R हो जाएगा। कब, जब A के कंसंट्रेशन को डबल करेंगे तब। देखिए आप A के कंसंट्रेशन की जगह हमने 2A डाल दिया और R की जगह पे 2R लिख दिया, ठीक है, क्योंकि डबल हो गया। नाउ सेकंड पॉइंट, कंसंट्रेशन ऑफ B जब डबल कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, ROR इज 4 टाइम्स इंक्रीज कर जा रहा है। तो R की जगह क्या रखा हमने इस बार, 4R। ये R था, R की जगह क्या रखा, 4R रखा। कब, जब इस बार हम लोग किसके कंसंट्रेशन को डबल कर रहे हैं, B के कंसंट्रेशन को डबल कर रहे हैं। इसको बना के हमने इक्वेशन 3। अगर मान लीजिए यहाँ पर C भी रहेगा और भी रहेगा, वो भी डाल देंगे इसके अंदर, ठीक। अब आप देखो कि ये जो हमारे पास जो लिखा हुआ इक्वेशंस है, अब हमें इनको सॉल्व करना है और x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। बिकॉज x और y की वैल्यू मिल जाएगी तो पता चल जाएगा कि रेट का एक्सप्रेशन एग्जैक्टली क्या होगा, फिर उसके ऐड करेंगे x और y को और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी पता कर लेंगे, है ना। चलिए इसको निकाल के देखते हैं, छोटा सा सॉल्विंग है, बिल्कुल कर लेते हैं। क्या है पॉइंट ऐसा है, फ्रॉम 2 डिवाइडेड बाय 1। हमने 2 को किससे डिवाइड कर दिया, 1 से। देखिए R से R कैंसिल, R नीचे होगा, 2R ऊपर होगा, क्या बचेगा 2। देखिए K से K कैंसिल, A टू द पावर x से A टू द पावर x कैंसिल, क्या बचेगा 2 टू द पावर x बचेगा। B टू द पावर y, B टू द पावर y को कैंसिल करेगा। अब आप देखो यहाँ पे दोनों तरफ बेस सेम है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। ठीक इसी तरीके से आप क्या करो कि फ्रॉम 3 डिवाइडेड बाय 1, एक बार आप क्या करो 3 को 1 से डिवाइड करो तो R से R कैंसिल, क्या बचेगा हमारा 4। आप देखो K से K कैंसिल, A टू द पावर x से A टू द पावर x कैंसिल, B टू द पावर y से B टू द पावर y कैंसिल। तो यहाँ क्या बच रहा है 2 टू द पावर y, 2 टू द पावर y। इसको 2 टू द पावर में कन्वर्ट करो, 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 2 टू द पावर y। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। यही हमारा रिक्वायरमेंट था। अब x और y की वैल्यू निकल गई तो हम यहाँ पर फ्रॉम 1 रेट लॉग एक्सप्रेशन इज कैसे बनाएंगे आप, देखिए x इक्वल टू यहाँ पे लिखते हैं डायरेक्ट r इज इक्वल टू k a टू द पावर 1 b टू द पावर 2 एंड द ऑर्डर इज 1 plus 2 equal to 3. The reaction is of third order. Clear? बहुत आसान है। अगर सपोज क्वेश्चन में और भी चेंजेस मिल सकते हैं, आपको मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन दूंगा बनाने के लिए, आप सॉल्व करेंगे, डाउट होगा तो फिर डिस्कस किया जाएगा। कुछ भी क्वेश्चन मिल सकता है, सपोज यहाँ a था b था, हो सकता है c भी इंट्रोड्यूस हो जाए तो एक और इक्वेशन बनाएंगे। कभी 2 को 1 से डिवाइड करना, 3 को 1 से डिवाइड करना, 4 को 1 से डिवाइड करना। हो सकता है कि यहाँ पर 3 अलग अलग इक्वेशंस बने, उन इक्वेशंस को सॉल्व करके आप x y z की वैल्यू निकालें और x y z की वैल्यू बिठा करके रेट का एक्सप्रेशन रेडी कर, है ना। यही है हमारा न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन रेट लॉ एक्सप्रेशन। एक बार जैसा कि आपको पता है कि टॉपिक वाइज हम लोग न्यूमेरिकल करते हैं, वो कर रहे हैं, और फिर जब पूरा चैप्टर एंड हो जाएगा तो कुछ एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स भी हम लोग करेंगे। उसमें भी इससे रिलेटेड शायद कुछ और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन सामने आ सकता है। तो अब हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर आपको हम कुछ 1-2 फैक्ट्स बताने जा रहे हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन को लेकर के। मैंने पहले भी डिस्कस किया, लेकिन उसको एक बार एग्जाम्पल के थ्रू पॉइंट आउट कर देते हैं, ठीक है। चलिए इसको नोट, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अब मैं लिखता जाऊंगा, आप नोट करते जाएंगे फटाफट, है ना। ये फैक्ट्स आपको ये बिल्कुल अच्छे से पता है कि सपोज एक एग्जाम्पल अगर आप देखें, सपोज एक एग्जाम्पल आपके सामने लिख रहा हूं और मैंने इसका रेट लिख दिया
K N2O5 to the power 1। ये एग्जाम्पल, अब आप इस एग्जाम्पल को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि इसमें क्या कहना चाह रहा है। तो रेट में आप यहाँ पे देख रहे हैं ना कि यहाँ पर 2 है और यहाँ पर कितना है 1। ये तो आपको देख के ही समझ में आ गया होगा। जरूरी नहीं है कि रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट हो वही यहाँ पर लिखा जाए। ये मैं आपको कुछ फैक्ट्स बता रहा हूँ, फैक्ट्स अबाउट रेट लॉ, बस रिकॉल करवा दूँ कुछ पॉइंट्स को। तो ये जो भी वैल्यू ये कैसे निकल के आएगी, एक्सपेरिमेंट से। कौन सा ऑर्डर होगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। समझ पा रहे हैं बात को। दूसरा एग्जांपल आप देखिए, एग्जांपल नंबर 2। आप एक एग्जांपल ये ले लेते हैं, इससे आप समझने की कोशिश कीजिए और देखिए इसका रेट जब एक्सपेरिमेंट करके निकाला गया तो कितना आया, O2 होल स्क्वायर एंड O3 कर देते हैं और O2 क्या कर देते हैं -1। इसमें मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, अगर आप ध्यान से इस रिजल्ट को देखेंगे तो क्या पता चलेगा कि यहाँ O3 पे 2 लगाया मैंने और O2 पे -1। अब तक हम जितनी बार लिख रहे थे वहां हमेशा हम सिर्फ रिएक्टेंट को लिख रहे थे, लेकिन इस बार जो यहाँ पर आया है मेरा वो प्रोडक्ट है। तो रिजल्ट में प्रोडक्ट भी आ सकता है, रिजल्ट में प्रोडक्ट भी आ सकता है, ऐसा नहीं कि आ ही नहीं सकता, आ सकता है। ये एक्सपेरिमेंट से पता चलेगा। थर्ड आपको एक पॉइंट, एक जनरल एग्जांपल ले लेते हैं। ऐसा समझ लेते हैं कि मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है कि A, B, C और D। अब ये रिएक्टेंट से ये प्रोडक्ट है। हमने जब रिएक्शन का रेट देखा तो K A है, यहाँ पर 2 आ रहा है और B के पावर में क्या आ रहा है, 0। तो आपको जैसा कि पहले बता चुके हैं कि x और y की वैल्यू जो होती है वो 0 भी हो सकती है। मतलब ये नजर ही नहीं आ रहा, ये लिखा ही नहीं हुआ। लिखा नहीं हुआ इट मीन व्हाट, कि इसके कंसंट्रेशन के पावर में कितना है, 0 है। तो वो आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। ये कैसे पता चलेगा, एक्सपेरिमेंट से पता चलेगा। एक और एग्जांपल आपको बताना चाहते हैं कि मान लीजिए एक एग्जांपल लीजिए, SO2 का रिएक्शन हमने O2 से किया, SO3 बना। इसमें बैलेंस कर लें, यहाँ 2 लगा देते हैं, यहाँ भी 2 लगा देते हैं, बैलेंस है, हाँ बैलेंस है। इसमें नाइट्रिक ऑक्साइड जो है कैटलिस्ट का काम कर रहा है, कांटेक्ट प्रोसेस। सल्फर डाइऑक्साइड से हमने क्या बनाया, सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाया, ठीक है, सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये क्या हमारा कैटलिस्ट। तो क्या बताना चाह रहे हैं, इसका जो हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन जब हमने एक्सपेरिमेंट से देखा तो रिजल्ट में आप देखेंगे कि यहाँ O2 आ रहा था और इंटरेस्टिंग चीज थी कि नाइट्रिक ऑक्साइड भी आ रहा था। क्या खास बात है इसमें, क्या खास बात है कि ये जो हमारा निकल के आया ये कौन है, कैटलिस्ट है। तो कैटलिस्ट भी कभी कभी रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब कैटलिस्ट के कंसंट्रेशन का रोल भी रेट ऑफ रिएक्शन में होता है। तो ये क्या है, कुछ फैक्ट्स है, बस आपको दोबारा याद दिला दिया कि हाँ भाई क्या है, एक्सपेरिमेंट से पता चलता है। सेकंड क्या है कि प्रोडक्ट भी शायद कभी नजर आ सकता है। और यहाँ आपको बताया हो सकता है कोई रिएक्टेंट गायब भी हो जाए, ये आपको पहले से पता था। ये पॉइंट आई थिंक नया होगा कि कैटलिस्ट का कंसंट्रेशन भी कभी कभी नजर आ जाता है, ठीक है। तो ये जो गोल्डबर्ग और बेक ने जो रूल बताया फिर तो पूरा बेकार हो गया। एक्चुअली में कैसे रिएक्शंस के लिए गोल्डबर्ग और बेक का रिएक्शन हमेशा फॉलो होता है ये भी आपको ब्रीफली बता देते हैं, नोट कर लीजिए। तो अभी आपको अगले क्लास में उस पर ज्यादा डिटेल बताएंगे, लेकिन आज सिर्फ इतना बता दे रहे हैं कि जो रिएक्शन सिंगल स्टेप वाले होते हैं, सिंगल स्टेप वाले रिएक्शन होते हैं, मतलब सिंपल रिएक्शंस उनको कहा जाता है सिंपल रिएक्शंस, मतलब जो एक ही स्टेप में हो जाए। एक ही स्टेप का मतलब है कि मान लो कोई रिएक्शन ऐसा है 2A प्लस B और मान लीजिए कि बन रहा C। तो ये मान लो मल्टी स्टेप है। मल्टी स्टेप में ऐसे हुआ कि A जो है वो B से कंबाइन हुआ, A जो है वो B से कंबाइन हुआ और इसने P बनाया, ठीक। अब P जो है वो फिर से A से कंबाइन हुआ एक और A के साथ और इसने Q बनाया। और चलो यहाँ पे काम करते हैं, इसको 3A कर देते हैं, ठीक है। और Q जो है वो वापस A से कंबाइन हुआ और इसने क्या बनाया, C। मतलब एक स्टेप में पूरा रिएक्शन नहीं हुआ, अलग अलग 3 स्टेप्स में हुआ। तो एक A B के साथ पहले कंबाइन होकर B बनाया,
P जो है वापस एक A के साथ कंबाइन होकर Q बनाया, और Q जो है वापस A के साथ कंबाइन होकर C मतलब प्रोडक्ट तक पहुंचा। अगर आप सबको ऐड करोगे तो देखो P को कैंसिल करेगा, Q को कैंसिल करेगा, A क्या हो गया 3A प्लस B, और इधर आ गया C, यही वाला रिएक्शन। मगर ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, कैसा रिएक्शन है? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, जो एक स्टेप में नहीं होता। तो अभी आप इतना समझ लो कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है वो स्लो वाला स्टेप होता है। मान लो ये स्टेप स्लो हुआ, सॉरी ये फर्स्ट स्टेप है, ये स्लो हुआ, तो ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, मगर इन पर गोल्डबर्ग्स एंड वेग का रूल लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता है। ठीक है, तो किस पर लग सकता है? हमेशा जो सिंगल स्टेप रिएक्शन, जैसे H2 प्लस I2 2H है, रेट ये आपको बता दिया कि भाई ये सिंपल रिएक्शन है। जैसे ही आपको किसी ने कहा कि ये सिंपल रिएक्शन है, आप बिना सोचे गोल्डबर्ग वेग वाला रूल लगा दो, H2 का पावर 1 I2 के पावर में। तो अगर आप देखोगे कि H2 प्लस Cl2 2HCl, और आप इसको भी देख के ऐसा लिखोगे कि K H2 के पावर में 1 Cl2 के पावर में 1, तो ये गलत है, क्योंकि ये सिंपल रिएक्शन नहीं है, ये सिंपल रिएक्शन नहीं है। इसका मतलब है कि आप सिर्फ गोल्डबर्ग और वेग का रूल तभी लगा सकते हो जब आपको ये पहले से पता हो कि रिएक्शन सिंपल है या नहीं है। सिंपल है तो लगेगा, कॉम्प्लेक्स है तो नहीं लगा सकते। ठीक है ना, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो आई होप कि आपको रेट ऑफ रिएक्शन का ये सेक्शन समझ में आ गया होगा। रेट का एक्सप्रेशन का हमने काफ़ी डिस्कशन कर लिया। अगले क्लास में हम लोग चलेंगे मॉलिक्युलरिटी के तरफ। हमने ऑर्डर पे काफ़ी बातें की हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा मॉलिक्युलरिटी और ऑर्डर के बीच का डिफरेंस, उसके बाद इंटीग्रेटेड रेट लॉ। ओके, थैंक यू।